बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अदलिया और फौज में इमरान खान के सहूलतकारों के नेटवर्क की तफसीलात हमने कुछ इकट्ठी की हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयार और जिन्ना हाउस को खामोशी से जलते देखने वाले कोर कमांडर, उस वक्त के कोर कमांडर सलमान फयाज गनी का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिश्तेदारी है और क्या आज़म वाकयातन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोड है। ये इस कोड के हवाले से भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मालूमात इकट्ठी की हैं, वो भी आपको बताएंगे। और फिर अकील करीम ढिड्डी साहब जो मुलाकात करके गए हैं इमरान खान के साथ, और इमरान खान के लिए वो क्या बुरी खबर लेकर आए हैं, और फिर आसफ अली जरदारी साहब को क्या पैगाम भिजवाया है इमरान खान ने, ये हमारे लिए भी हैरत की बात है और शायद आपके लिए भी हैरत की बात हो। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान आपको पता है बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, और जो हुकूमती रिट है उसके नफाज का, पूरे ज़ोर शोर के साथ नफाज का ये फैसला कर लिया गया हुआ है। इमरान खान के साथी उन्हें छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं। कल भी चीखें मारते रहे हैं। एक दिन पहले जो वज़ीर इत्तलात हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, उन्होंने ये कहा था कि 30-40 दहशतगर्द जो हैं वो छुपे हुए हैं ज़माम पार्क में और हमने ऑपरेशन करना है। 24 घंटे की उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे हवाले कर दें उन दहशतगर्दों को, शरपसंदों को, वरना फिर ऑपरेशन होगा। और 2 दिन से जो पुलिस है वो त्राह निकाल रही है इमरान खान का, और इमरान खान वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं बेचारे, कभी ट्वीट करते हैं, कभी कहते हैं शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो जेल जाने से पहले। और मैंने जो कल ट्वीट किया था कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इमरान खान का त्राह निकालना चाहते हैं और फिर ये देखना चाहते हैं कि इमरान खान के जो रेड लाइन जिन्होंने डिक्लेयर किया था इमरान खान को, और कहते थे इमरान खान के ऊपर जानवी कुर्बान है, वो अब बाहर निकलते हैं या नहीं। ठीक है, 3-3.5 बंदा अगर गिरफ्तार हो जाए, कारकुन जिसमें रहनुमा भी शामिल हों, और फिर कमज़ोर दिल लोग जो है ना, वो रियासत का मुकाबला नहीं कर सकते, रियासत की ताकत के आगे नहीं ठहर सकते। इमरान खान ने 17 तारीख को भी ट्वीट किया था, पुकारा था अपने कारकुनों को, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया, सुनसान पड़ा हुआ है। सहाफ़ियों को बाकायदा दौरा करवाया है। खौफजदा हो गए हैं ये पीटीए वाले। शिमली फराज साहब ने रिपोर्टर्स को ये मैसेज भेजा कि जनाब आप लोग पहुँचे ज़मान पार्क, आपको दिखाते हैं अंदर से, हमें खदशा ये है। इमरान खान ने भी ये बात की है कि खदशा ये है कि पंजाब पुलिस वाले 30-40 लोग हैं जो पहले से गिरफ्तार हैं, उनको लेके आएंगे और शो ये करेंगे कि जनाब ये लोग जो हैं ये ज़मान पार्क से पकड़े गए हैं। वैसे बड़ी अजीब सी, बचगाना सी ये बात है कि जनाब वो मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में वो कैसे बंदों को लेके आएंगे और फिर वहाँ से गिरफ्तार करके उठा के ले जाएंगे। और पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि वहाँ जो शरपसंद हैं उनमें से 8 जो हैं वो वहाँ से फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हो गए हैं, और बाकी अभी छुपे हुए हैं। वो इर्द गिर्द के घरों में भी, जो इमरान खान के रिश्तेदारों के घर भी वहाँ हैं, वहाँ छुपे हुए हैं। ये सूबाई वज़ीर इत्तलात जो हैं ये उनका दावा है। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये फिर वो तरले मिन्नतों पे आ गए हैं कि जनाब वो देखें, वो मैं तो बात करना चाहता हूँ, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं, अगर बात होती भी है तो वो हमें डराते हैं कि इलेक्शन 1 साल और आगे हो जाएंगे। और फिर उन्होंने आज ट्वीट किया है जो उनके दर्जनों लोग जो हैं उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। मैंने ये कहा था पिछले से पिछले ट्वीट में कि जो जो जिन लोगों ने उनको शामिल किया था, करवाया था पीटीआई में, उन्होंने उनको कह दिया कि जनाब छोड़ दें आप, इनमें देख लें आप कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो बाहर से शामिल किए गए थे। 2011 में शामिल होना शुरू हुए थे लोग, जब इनकी आबियारी शुरू हुई थी इमरान खान साहब की। तो वो लोग अब ज़ाहिर है उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। उनमें इनके वो लोग भी हैं जो इनके काबीना में रहे हैं, सूबाई काबीना में रहे हैं, बड़े करीब हैं। अली ज़ैदी साहब भी, मेरा ख़्याल है कि बयान तो यही देने वाले थे कि जनाब पीटीआई को छोड़ने का, और इसीलिए उनको वो सहूलत वगैरह भी दी गई थी घर में नज़रबंद करने वाली। तो वो फिर उन्होंने जनाब मज़म्मत तो भरपूर की, जो ये जलाओ घराव हुआ, लेकिन आखिर पे ये उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं पीटीआई को नहीं छोड़ सकता जब तक इमरान खान पीटीआई में है, और अगर मुझसे छिड़वानी है तो फिर मुझे यहाँ आपको गोली मारनी पड़ेगी। तो फिर उन्हें, मैंने कहा ना रियासत की जो ताकत होती है, फिर उन्होंने उनके साथ जो किया है उन्होंने जैकबाबाद जेल भेज दिया है। और जैकबाबाद जेल में टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा लें,
गर्म तरीन जो खित्ता है, इलाका है, सिबी और जैकबाबाद दोनों, तो जैकबाबाद जेल में पंखा बंद हो जाए और फिर वो बीमार आदमी हैं अली जैदी साहब, तो फिर उनकी जो चीखें हैं वो बाहर तक आनी है। और फिर जो मैंने कहा ना रेट, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जनाब रेट जो है हर हाल में। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो 14 मई वाला जो फैसला हुआ है ना कि 14 मई को इलेक्शन कराएं सुप्रीम कोर्ट का, उसका हाल जो किया है वो किया है। सदर साहब ने भी ये कह दिया कि अब तो 14 को इलेक्शन, अब तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, अब तो इकट्ठे इलेक्शन हो गए। उन्होंने भी ये कह दिया सदर साहब ने, हामद मीर के साथ इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है। तो फिर जो हो रहा है अदालती फैसलों के साथ, अदालतें खुल्लम खुल्ला इमरान खान के बंदों की सपोर्ट कर रही हैं। वहां बैठे हुए जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, वो बंदयाल साहब ने कहा था ना गुड टू सी यू, यही एक दिन पहले गुल हसन औरंगजेब साहब जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आईजी को देख के ये कहा, यानी हुकूमत को या इस बात पे तनकीद करने वालों को वो बता रहे हैं, मजीद उन्हें एक कह लें कि टांट कर रहे हैं कि जनाब गुड टू सी यू आईजी साहब। और फिर जस्टिस अरबाब ताहर साहब जो हैं, उन्होंने शहरयार अफरीदी की अहलिया की रिहाई के केस में उन्होंने भी आईजी से ये कहा कि गुड टू सी यू, लेकिन साथ ही कहा कि मैं आपको ये गुड टू सी यू नहीं कहूँगा क्योंकि आपने खातून को, घरेलू खातून को कैद किया हुआ है। तो वहाँ बार उन्हें बताया गया ना घरेलू खातून जो ऐसी खवातीन भी जो घरेलू भी होती हैं और कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस होती हैं। और फिर शीरी मजारी, मुलाइका बुखारी, अली मोहम्मद खान वगैरह, रिहाई का हुक्म हुआ, उधर वो जेल से निकले हैं, उधर वो फिर पकड़ के ले गए उनको। और शीरी मजारी वाले केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने बेबसी का इजहार किया। उन्हें कहा जनाब वो जेल से निकली हैं, तो फिर वो पकड़ के ले गए और वो कहते हैं जनाब रावलपिंडी के जो डीसी हैं उन्होंने उनकी नज़रबंदी का हुक्म जारी कर दिया है, तो अब वो रावलपिंडी वाले ले गए हैं। इस केस में जो दरख्वास्त गुजार है शीरी मजारी की बेटी अमान बुखारी, उनकी जो वकील है उनको तो समझ नहीं आई इस बारीक नुक्ते की, लेकिन जज साहब ने फिर उन्हें लुकमा दिया, उन्हें एक रास्ता दिखाया और ये कहा कि अच्छा आप ये कहना चाहती हैं कि अदालत ने ये हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि शीरी मजारी को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार करवाया, रावलपिंडी को गिरफ्तार करके दिया, इस लिहाज से आप कार्रवाई करवाना चाहती है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने हाँ जी मैं यही चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने जो बेबसी का, मैं क्या कर सकता हूँ, गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। और उनका जनाब ये एक बड़ा इशू ये है कि जो हुकूमत है ये अदालत की जो रिट है उसको शिकस्त देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और अदालत के आर्डर को डिफीट करना चाहते हैं, नाकाम बनाना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब रियासत के पास जो अदालती हुक्म है उसको डिफीट करने के 101 रास्ते हैं, ये उन्होंने मान ली है। अब मेरी इतला ये है या क्राइम ये बताते हैं कि ऐसे अदालती अहकामात जो जुडिक्शन से हट के ये जो बेले शेले ले रहे हैं ना जनाब, मैंने कि जनाब आइंदा के मुकदमात में भी ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब, रिटायर्ड जज साहब से मेरी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, उनका जनाब सब मिसकंडक्ट है, उनका इन सब के खिलाफ मिसकंडक्ट पे कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई मुतमद्दन मुल्क हो तो वहाँ ये तमाम जजेस जो बेले शेले ले रहे हैं इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए घर भेजा जा सकता है। उनका जनाब ये 1974 की एक जजमेंट के हवाले से ये दिए जा रहे हैं इनको रहाइयाँ। वो कहते हैं उसके बाद जो 498A है CRPC का, जो ये कहता है कि जब तक रजिस्टर्ड FIR की मुसद्दका नकल ना पेश की जाए अदालत में, उस वक्त तक उसकी गिरफ्तारी या कबल गिरफ्तारी जो बेल है वो नहीं हो सकती। वो 1977 में आई है तरमीम, जो है 1977 वाली जो कानून है उस पर 1974 वाले फैसलों का तलाक कैसे हो सकता है। बहरहाल ये एक अलग मामला है, बहरहाल उनको भी समझ आ रही है, अदलिया को भी, वो छोड़ते हैं, वो पकड़ लेते हैं। अदलिया अपनी बेबसी का इजहार कर रही है, इमरान खान अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जनाब जो लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे पता है बड़े प्रेशर में छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा दबाव उन पर, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और उन लोगों की उन्होंने तारीफ़ की है कि इतने दबाव के बावजूद मुझे छोड़ के नहीं जा रहे। खान साहब ना मजलूमियत का बयानिया बना रहे हैं, कह रहे हैं जनाब मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ खुले दिल के साथ। और मौलाना फजल रहमान साहब ने वही, और वो उसकी तईद हो रही है, जो हालात व वाक़यात हैं उस बात की तईद कर रहे हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ये बैरूनी एजेंट है और बैरूनी एजेंडे पे
काम कर रहे हैं। ये कल तक तो ये कह रहे थे कि हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका की गुलामी से निकलने की तो पूरी जंग थी। ये बयानिया इनका ये था इमरान खान साहब का। और आज शहबाज गिल साहब वहाँ से ट्वीट फरमा रहे हैं कि जनाब 60 जो कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस के अरकान हैं, उन्होंने जनाब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कि पाकिस्तान में ज़रा टिमरीट ऐड करो, यही ना? तो मौलाना साहब सही कह रहे हैं ये बात। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि जनाब ये इससे तो साबित ये हो रहा है इमरान खान का जो बयानिया कहाँ गया, अमेरिका मुखालफ बयानिया। बहरहाल जो ये जिक्र कर ये अब इस हद तक चले गए हैं इमरान खान साहब कि आसफ अली जरदारी की मिन्नत तरले करने के लिए तैयार हो गए। ये मैं बड़ी पक्की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अकील करीम ढिड्डी साहब जब मिलके गए हैं तो मैंने अपने सोर्स से पूछा, करीबी ज़राए जो अकील करीम ढिड्डी साहब के साथ होते हैं लोग, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमेशा मसालतकारी ही नहीं करते बल्कि कुछ ऐसा पैगाम भी लेकर आते हैं, मंजी ठोक पैगाम, कि इमरान खान साहब मंजी ठोकने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया, उन्होंने ये पैगाम दी है कि अगर बाज ना आए तो ये हो सकता है। तो अब उसकी तफसीलात जो हैं वो ये हैं कि मुबैना तौर पे अकील करीम ढिड्डी साहब जो है ना, ये कराची में फंड रेजिंग करते हैं शौकत खानम के लिए। ये 2 माह में एक डिनर रखते हैं जिसमें बड़े बड़े सरमायाकार और सनतकार और बिजनेसमैन जो हैं वो शामिल होते हैं और फिर डोनेशन जो है वो नकदी की शक्ल में वहाँ दी जाती है, करोड़ों में। और फिर वो इमरान खान को थैले भर के इमरान खान को नकदी ही की शक्ल में वो पेश कर दी जाती है। यानी कि साल में कुछ 5-6 डिनर जो है अकील करीम ढिड्डी साहब जो हैं ये देते हैं और वो शौकत खानम की खिदमत करते हैं। कुछ लोगों से ऐसे होते हैं कि सामने नहीं आना चाहते, सामने आने से डोनेशन, डायरेक्ट डोनेशन देने से फिर उनका नाम आ जाता है, लेकिन वो दिल से उनकी ख्वाहिश होती है कि एक रफ़ाही काम के लिए पैसे दें। तो वो पैसे अकील करीम ढिड्डी साहब जो हैं वो इमरान खान को, अब वो ये पैगाम लेके आए हैं इमरान खान साहब के पास कि भाई मालिकों ने ये कह दिया है कि इमरान खान के लिए ये काम बंद कर दें। घपला भी इसमें होता है ना। वो अगर फ़र्ज़ करें कि 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लाए हैं और इमरान खान को उसी तरह नकदी की शक्ल में दे दिए हैं, तो वो उसमें पता नहीं कितने पैसे शौकत खाना में जाते हैं और कितने पैसे इनके कज़न ने एक दफ़ा बताया था इमरान खान के कि जनाब जब ये पैसे इकट्ठे होते हैं ना वो ऐसे ढेरी, तो ऐसे हाथ से ऐसे इधर करके इमरान खान कहते होते थे कि बाकी पैसे गिन लो, बाकी इधर कर लेते थे अपने लिए। तो वो इसी तरह वो था। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने एक तो मना कर दी है, अकील करीम ढिड्डी साहब ने कहा जनाब उन्होंने कहा है कि पैसे पूसे का मामला कोई नहीं। और दूसरा फिर इमरान खान ने रोना रोया कि जनाब उनसे पिंडी वालों से बात करें, ये वो। उनका जनाब पिंडी वालों से बात करने के लिए वो तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, उन्होंने तरफ तो ना ही समझो। बहरहाल इमरान ने कहा जनाब वो सदर से ही मैंने कहा है, इन्होंने गलतफहमी पैदा कर दी है, कान भर दिए हैं आसम मुनीर साहब के, और मेरा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था वगैरह वगैरह इस तरह की बातें शातें की। तो उन्होंने ज़ाहिर टरखाने के लिए कह दिया होगा। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने की है इमरान खान ने, इन्होंने कहा जनाब अगर GHQ वाले, रावलपिंडी वाले बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इमरान खान कहते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब उनसे बात करें, आसफ अली जरदारी साहब से बात करके मेरी जान छिड़वाएं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि लबो लहजा उनका ऐसा था कि जरदारी साहब मुझे अगर इस मुश्किल से निकाल देना तो मैं आइंदा तमाम उम्र उनका ताबेदार रहूँगा। लेकिन इनकी बात पे एतबार कौन करे? अगर अकील करीम ढिड्डी साहब जो हैं उनके जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो कर भी दें बात, इनकी बात पे वो अकील करीम ढिड्डी साहब भी अब यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो इनकी गारंटी कैसे देंगे कि अगर उन ये बात करते हैं जाके जरदारी साहब के साथ कि चलो यार कोई मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा हो जाए मुल्क के अंदर, जरदारी साहब भी अपना कोई किरदार अदा करें, ये भी कोई 10-15 कदम पीछे हट जाए, अपने बयानिए शयानिए झूठे हैं जो उनकी वो मान लें कि यार मुझसे गलती हो गई है, तो फिर शायद मामलात कोई तो, लेकिन वो मुश्किल नज़र आ रहा है। वो ज़राए ये कह रहे हैं कि अकील करीम ढिड्डी साहब जो हैं वो भी थोड़ी सी गू की कैफियत में है कि जरदारी साहब, बहरहाल वो कहते हैं रखेंगे जरदारी साहब के सामने। जो सदर ने इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, उसमें पीपल्स पार्टी की और जरदारी की तारीफें सुनी है आपने? शायद उसी के ही ताने बाने ये बुन रहे हैं कि ना वो देखें जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसफ अली जरदारी ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए,
اور پھر انہوں نے بینظیر بھٹو کے دور میں جو فوجی عدالتوں میں دی گئی سزائیں وغیرہ تھی وہ انہوں نے ختم کی تھی انتظامی طور پہ، تو وہ ان کی بھی تعریف انہوں نے کی. یعنی شو یہ کرنے کی کوشش کی تھی ہم سمجھ دیں گے یہ جمہوری پارٹی ہے، جو پیپلز پارٹی ہے. تو ادھر عمران خان صاحب جو ہے یہ پیغام رسانی کر رہے ہیں عقیل کریم ڈھیڈی صاحب کے ذریعے. اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، 99% یہ ہے کہ یہ جو خواہش ہے یا عمران خان کے جو ترلے شرلے ہیں یہ کام نہیں آنے، سر دست یہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اب وہ اہم خبر جو میں نے عرض کیا ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کے لیے جو نیٹ ورک کام کر رہا تھا اس کی تفصیلات کیا ہیں. ایک تو بہت سارے آپ لوگوں کے علم میں ہے، یہ تو اب تشت ازبام ہو چکی ہوئی ہے بات کہ بندیال صاحب کی ساس والی وہ آپ کو یاد ہوگی آڈیو آ گئی ہوئی ہے. اور پھر گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں عمر ایوب صاحب کے، جو ان کے وزیر رہے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے رہنما ہیں ان کے. اور پھر علی سائی صاحب جو ہیں یہ داماد ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس امیر بھٹی صاحب کے. اس کے علاوہ پھر کیا معاملات ہیں، کون سہولت کاری کر رہا تھا؟ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں اور حامد میر صاحب جو کہہ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے اسمبلی کے اندر بھی کہا کہ جو ان کی بات ہوئی ہے مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ، آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان کی جس میں یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی سے بات کرنا، تو وہ اعظم سواتی ایک کوڈ ورڈ ہے اور انہوں نے کہا جناب شاید کسی خاتون کا ہے. اور پھر انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ جناب اعظم جو ہے یہ ایک کوڈ ہے، تو وہ آپ پتہ کریں کس کا ہے. تو حامد میر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، اور اعظم جو ہے یہ عمر عطا بندیال کا یہ کوڈ ہے. یہ ظاہر حامد میر کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو میرے سورسز ہیں انہوں نے کچھ تھوڑی سی عجیب بات مجھے بتائی ہے. انہوں نے کہا جناب جیسے انسپیکٹر جو ہوتا ہے ایس ایچ او، اس کا کوڈ ہوتا ہے خالد، اسی طرح ڈی ایس پی کو طارق کہتے ہیں، ایس پی کو غازی، ایس ایس پی کو جہانگیر، ڈی آئی جی کو قاسم، کوڈ ہوتا ہے اس کا. اور ایڈیشنل آئی جی یا سی سی پی او جو ہوتے ہیں ان کا ٹیپو، اور آئی جی اکبر. یہ اس طرح کے ان کے کوڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کوڈ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر وغیرہ یہ بدلتے رہتے ہیں، اور جو چیف جسٹس کا کوڈ بھی بدلتا رہتا ہے. اور وہ روٹ کے حساب سے ان کے جو کوڈ ہے وہ کہتے ہیں پائلٹ کے حساب سے وہ کوڈ چلتا ہے. تو اعظم جو مجھے بتایا گیا ہے، اعظم جو ہے یہ کوڈ تھا کور کمانڈر لاہور کا سلمان فیاض غنی صاحب. اور ظاہر ہے پھر اگر آپس میں رشتہ داریاں ہوں اور ہم خیال بھی ہوں، آپس میں لائک مائنڈڈ لوگ ہوں، تو پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، پھر ادھر کی باتیں ادھر. عدلیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے اگر اتنے قریبی رشتہ دار ہیں تو چیف جسٹس صاحب بتا دیں گے جناب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کریں گے. جناب اسے کہیں اسمبلیاں توڑ دے تو ہم الیکشن لے دیں گے ان کو، پنجاب اسمبلی بھی توڑ دے، فلان اسمبلی بھی توڑ دے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب فوج کے اندر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، بڑے ہمدرد ہیں جناب ان کے عمران خان کے اندر کھاتے، اور یہ کیا جا سکتے ہیں، وہ کیے وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو سلمان فیاض غنی صاحب کور کمانڈر لاہور تھے، جن کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اب جو ان کی اہلیہ ہیں فاطمہ کور کمانڈر سلمان فیاض غنی کی، وہ ماموں زاد بہن ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کی. اور نوید رسول مرزا صاحب جو ہیں وہ عمر عطا بندیال کے ماموں ہیں. ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ کور کمانڈر لاہور کی بیوی ہیں. یہ نوید رسول مرزا صاحب جو ہیں نا، یہ فوج میں ہوتے تھے، کسی دور میں میجر کے عہدے تک پہنچے، اور 1974 میں پھر یہ فوج سے سبکدوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے لاشا کیا. یہ مرحوم جج تھے سپریم کورٹ کے منور مرزا صاحب، ان کے یہ برادر نسبتی ہیں. اور ان کے بھائی ہمایوں فیض رسول صاحب کسی دور میں سیکرٹری دفاع رہے ہیں. یہ نوید رسول مرزا صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ سلمان غنی صاحب جو ہیں کور کمانڈر لاہور جو تھے ان کی اہلیہ ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں، کہنے والے، رپورٹ دینے والے یا تفصیلات فراہم کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی.
اور جو आज़म स्वाति का जो कोट था, वो ये कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर लाहौर के लिए था, क्योंकि अगर उनके साथ कोई बंदा राब्ते में होता है, बात की जाती है, दूसरे लफ्ज़ों में राब्ताकारी का मामला ज़रा आसान हो जाता है। तो ये मुझे ये बताया गया है कि वो पैगाम जो था वो कोर कमांडर लाहौर के लिए था, डायरेक्ट बंदियाल साहब के लिए नहीं था। अगर बंदियाल साहब के लिए भी था तो बजरिया, कोर कमांडर लाहौर, इस तरह के मामलात उन्होंने, वो बंदा मेरा जो है ना सोर्स वो बड़ा पक्का है। और नवीद इफ्तुल मिर्ज़ा साहब की मैं बात कर रहा था, नवीद इफ्तुल मिर्ज़ा साहब एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं। 2015 में मार्च में मेरे ख्याल इनका तकर्रर हुआ था और जनवरी 2016 में उनकी सेहत ज़रा ख़राब हो गई थी तो वो रिज़ाइन कर गए थे। तो ये सारे इस तरह का नेटवर्क था। वो जज्जों की रिश्तेदारी भी मैंने बता दी। बंदियाल साहब का फ़ौज के साथ राब्ताकारी का जो मामला था, वो भी मैंने बता दिया। अब वो राब्ता कट गया है और फिर फ़ौज के अंदर बड़े सख्त फैसले हुए हैं, वो मैंने आपको ज़िक्र किया था। कोर कमांडर मीटिंग हुई थी, जो ख़ुसूसी मीटिंग हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि जनाब हाफ़िज़ साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस मीटिंग के बाद उनका जो मोराल या एतमाद था, वो बहुत ऊपर की सतह का था और लग ये रहा था कि अंदर जो फैसले हुए, उन्होंने कहा जनाब जो भी रास्ते में आता है रगड़ दो सबको। और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये ना सिर्फ ये कोर कमांडर बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो पाइपलाइन में हैं, 30 के करीब तो शायद वो मामला उन्होंने, वो लिस्ट तो लंबी है लेकिन 30 के करीब जो मामला है वो शुरू भी हो गया है, काम आगे बढ़ रहा है। जाते-जाते एक खबर और मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ कि जनाब ये जो इन्होंने वारदात डाली है 9 और 10 मई के वाक़यात, जिनसे अब मुकर रहे हैं इमरान खान और मज़म्मत भी नहीं कर रहे और फिर कह कौन मज़म्मत करने से इनकारी हो सकते हैं। आज इन्होंने ये बात की है। तो वो जो सबूत हैं, वो तमाम सबूत पंजाब हुकूमत ने हैंड ओवर कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर करने का मतलब ये है कि वहाँ से भी इस जमात पर पाबंदी का जो मामला है, वो उठाया जा सकता है। वैसे तो ये आईनी तौर पे वफाकी काबीना ने मंजूरी देनी है, तो लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन से ये रिपोर्ट आ जाती है, इलेक्शन इल्तवा के हवाले से कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते, तो वहाँ इतला ये है कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है ना, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कहा है कि पीटीआई पुरतशद्दद मुज़ाहरों में टीएलपी से कई गुना आगे है। अब टीएलपी के जो कारकुन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनकी अपनी कात के साथ जो कमिटमेंट है, उसका आप अंदाज़ा लगा लें। आपने जितने भी मुज़ाहरे हुए देख लें, वो तो कुछ भी नहीं ये कह रहे हैं। अगर ये सबूत दे दिए गए हैं और फिर कार्रवाई का अगर आगाज़ वहाँ से शुरू हो जाता है, तो हुकूमत के लिए थोड़ी-सी सहूलत हो जाएगी कि जनाब ये रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन की, इसकी बुनियाद पे हम पाबंदी का मामला हुआ। तो अगर पाबंदी लगती है, ज़ाहिर है वो एक रेफरेंस जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में। पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं, ना ही मैं इस हक़ में हूँ कि सियासी जमातों पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन ये इमरान खान ने अब खुद फैसला करना है। अकील करीम डीडी साहब जो बता गए हैं, उसकी रोशनी में खान साहब को अब खुद फैसला करना है कि इन्होंने सियासत में रहना है या तारीख का हिस्सा बनना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।